नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जावा ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। इसका डेफिनेशन है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉलिड इज एन एक्रोनिम फॉर 5 डिजाइन प्रिंसिपल्स intended to make object-oriented design more readable, understandable, flexible, and maintainable। इसके कहने का मतलब है कि जो सॉलिड वर्ड है वो एक्चुअली एक संक्षिप्त रूप है। 5 डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5 डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जिसका एक्रोनिम है, संक्षिप्त रूप है सॉलिड। तो अगर आप देखेंगे सॉलिड में 5 अल्फाबेट आता है, SOLID। तो हर अल्फाबेट एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को रेफर करता है। और इसका यूज क्या है सॉलिड प्रिंसिपल का? तो सॉलिड प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं देन इस इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक कहावत है, कोट है, जो बोला जाता है कि कोड लिखना जो मशीन समझ पाए इज इजी, वो आसान होता है कोड। फ्रेशर जो आते हैं वो लोग भी ऐसे कोड लिख लेते हैं जो मशीन समझ पाता है। बट एक बेटर कोड वो है जिसको एक ह्यूमन भी समझ पाए पढ़ के। तो अगर आप एक अच्छा कोड लिखना चाहते हैं तो आपको सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 अल्फाबेट्स अलग अलग प्रिंसिपल्स को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, एस stands for single responsibility principle, O stands for open closed principle, L stands for Liskov substitution principle, I stands for interface segregation principle, and D stands for dependency inversion principle। तो ये मैं एक YouTube सीरीज बना रहा हूँ जिसका ये पहला वीडियो है, जिसमें हम केवल फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं बाकी चारों प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो इसका अगर आप ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे, इट सेज अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। मगर इसका मतलब ये है कि आप क्लास, कोई भी आपने एक क्लास लिखा, ओके, और फ्यूचर में ड्यूरिंग जब ये कोड रिफैक्टर हो रहा हो या बिजनेस लॉजिक में रिक्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता हो और उसकी वजह से आपको वो क्लास में वापस आके उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ रही है, तो उस चेंज का कोई एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। केवल वन एक ही रीजन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी वजह से हम आ रहे हैं वापस और उस क्लास में चेंजेस कर रहे हैं। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा होगा, बट आप मेरे साथ बने रहें, मैं इसको और एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसी को अगर आप दूसरे वर्ड में देखेंगे तो ये है कि अ क्लास और मेथड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ओनली वन थिंग एंड इट शुड डू दैट वन थिंग रियली वेल। ओके, तो इसके कहने का क्या मतलब है? तो इसके कहने का मतलब ये है कि हम जो क्लास एक होता है या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, क्लास हो या मेथड हो या पैकेज, उसमें जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सिंगल कंसर्न होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ शादी हो रही है या कोई भी इवेंट हो रहा है, ओके। तो आप एक ही बंदे को, किसी एक पर्सन को आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि वो आप ही टेंट वगैरह अरेंज करो, आप ही कैटरिंग अरेंज करो, आप ही शॉपिंग करो। एक ही बंदे को अगर आप सारा काम कर दे देंगे, सौंप देंगे, तो
गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है, उनका परफॉर्मेंस, वो अपने काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सारा काम एक ही बंदे को दे दिया। हर हर किसी की एक कैपेसिटी होती है, और आपने अगर एक ही बंदे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो कोई भी अगर चेंज होगा तो उस चेंज के लिए आपको बार बार उसी बंदे के पास जाना है। कोई भी चेंज, अगर सपोज कैटरिंग से रिलेटेड कोई चेंज आता है, या शॉपिंग से रिलेटेड कोई चेंज आता है, या आपका और किसी चीज से कोई चेंज आता है, तो आप हर चेंज के लिए उसी बंदे के पास जा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्लास वुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है कि आप उस बंदे पास जाने के लिए आपके पास एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन हैं। कोई भी गलती हो आप उसी के पास जाओगे, क्यों? क्योंकि आपने एक ही बंदे को बहुत सारा काम सौंप दिया है। तो यही चीज यहाँ पे एनी ऐसे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है, वो हम रियल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे क्लास हो या मेथड हो, हमें उसको एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अगर मल्टीपल एक्टिविटीज हैं हमारे पास, तो उसके लिए अलग अलग क्लास या अलग अलग मेथड बनाना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो हम अभी देखेंगे इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, मतलब क्लिप्स में ओपन कर रहा हूँ अपना। तो ये एक इनवॉइस क्लास है, फॉर एग्जांपल। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि एक मेरे पास एक मेथड है कैलकुलेट टोटल, जो डबल रिटर्न करता है। मैंने बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है ओके, मैंने बस एम्प्टी मेथड्स लिख दिया जस्ट टू, मुझे केवल मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए मैंने बिजनेस लॉजिक कुछ नहीं लिखा है। आप कुछ क्लासेस में आपको एरर्स भी दिखेंगी, तो आप उसको इग्नोर करें, आप बस एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करें। तो ये इनवॉइस मेथड है जिसमें कैलकुलेट टोटल मेथड है। दूसरा एक और मेथड है, दैट इज स्टोर इनवॉइस डिटेल्स। और तीसरा मेथड है प्रिंट इनवॉइस। तो ये क्या कर रहा है, पहले तो इनवॉइस टोटल कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा हम इनवॉइस डिटेल्स को डेटाबेस में परसिस्ट भी कर रहे हैं। ये देखिए, लॉजिक टू परसिस्ट द इनवॉइस टू द डीबी। और तीसरा है मेथड है जो कि प्रिंटिंग का काम करता है, इनवॉइस को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में प्रिंट करता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो क्लास है, ये बहुत कुछ कर रहा है, जो कि इनवॉइस का कंसर्न क्या है, डायरेक्ट कंसर्न केवल कैलकुलेट टोटल, केवल ये जो मेथड है ना, ये दिस मेथड शुड बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इनवॉइस क्लास, क्योंकि इनवॉइस का कंसर्न इनवॉइस को प्रिंटिंग से या डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्लास है, ये ब्रेक कर रहा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फीचर प्रिंसिपल को, ये फॉलो नहीं कर रहा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप में मान लो फ्यूचर में आप करंटली ये जो डेटाबेस स्टोर डेटाबेस आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो, ओके, और फ्यूचर में आप उसको ओरेकल से रिप्लेस करते हैं, तो आपको वापस इस क्लास में आके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ही आपने लॉजिक लिखी है पूरी डेटाबेस में इनवॉइस को स्टोर करने की। सिमिलरली अगर आप प्रिंटिंग बिहेवियर में भी, प्रिंटिंग एक्टिविटी में भी आपका फ्यूचर में कुछ चेंज आता है, तो आपको इसी क्लास में आके चेंज करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली कैलकुलेट टोटल में अगर कोई चेंज आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे वापस आने का, चेंज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, आपके पास बहुत सारे रीजन है इस क्लास में वापस आने के। सो ये क्लास, इसलिए ये क्लास जो है एसआरपी को फॉलो नहीं कर रहा है। अभी हम इसे रिफैक्टर करते हैं, ओके, एंड हम इसे रिफैक्टर करके कैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं वो देखते हैं।
तो ये इनवॉइस की जगह मैंने ऑलरेडी क्लासेस बना के रखे हुए हैं, तो इनवॉइस की जगह मैंने, बिकॉज एक ही नाम का दो क्लास नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने न्यू इनवॉइस कर दिया है, बट वो इनवॉइस क्लास ही है। तो इस क्लास में केवल मैंने एक ही मेथड रखा है, दैट इज कैलकुलेट टोटल। ओके। और फिर एक इंटरफेस है जो कि इनवॉइस प्रिंटर नाम है जिसका, और ये इंटरफेस है, सो आप इसका मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस दे सकते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट इसके इम्प्लीमेंटेशंस दे सकते हैं। उसी तरीके से आप, मैंने एक इंटरफेस बनाया इनवॉइस रिपोजिटरी। तो इसमें भी आप इसमें आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा वहां पे आप लॉजिक लिखोगे इनवॉइस को डेटाबेस में परसिस्ट करने का। सो नाउ, अब आप अगर देखते हैं तो अगर आपको डेटाबेस में कोई चेंजेज आता है तो आप केवल इसी, जो भी जो क्लास होगा जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, उसी क्लास में आपको चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, इनवॉइस प्रिंटर में और इनवॉइस में नहीं। ठीक है। इनवॉइस में आप कब आओगे वापस, जब आपका कोई चेंज केवल कैलकुलेट टोटल में, तभी आप इसमें आओगे। हाँ। तो वही यहाँ पे जब ये जो स्लाइड जब हम लोग देख रहे थे, स्लाइड में जो पहला ये था, ये डेफिनेशन, क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, है ना। तो अभी आप अगर देखोगे तो ये क्लास का एक ही रीजन है अभी। तीनों जो क्लासेस और इंटरफेसेस मैंने लिखे हैं उसमें एक ही रीजन से आप चेंज कर सकते हो। ये अभी जो मैंने एग्जांपल देखा है, दिस इज अबाउट क्लासेज। ओके। और ये जो जितने भी चारों प्रिंसिपल्स हैं पांचों, वो सारे सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे अप्लाई होते हैं, केवल क्लासेस पे ही नहीं। मेथड्स पे, पैकेजेस पे, सारे कंपोनेंट्स पे अप्लाई होते हैं। तो जो अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ये हम क्लास के पर्सपेक्टिव में देख रहे थे। अभी हम एक एग्जांपल एक और देखते हैं जो मेथड से रिलेटेड है। तो ये हमारा एक क्लास है वेदर, और वेदर में एक मेथड है लोड वेदर इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको एरर्स दिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, मैंने बस एक हाई लेवल डिजाइन तैयार किया है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस मेथड में, बेसिकली ये मेथड क्या कर रहा है कि एक थर्ड पार्टी सर्विस से वेदर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, फिर उसको, तो उसकी वैलिडिटी चेक करता है कि वो रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो सही है या नहीं, और फिर हम उसको वेदर इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने रिसीव किया उसको हम डेटाबेस में प्रोसेस करें। तो बेसिकली दिस मेथड, ये जो मेथड है इसमें आप देख सकते हैं तीन एक्टिविटी मैंने हाईलाइट किया। एक्टिविटी वन, गेटिंग वेदर डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल एपीआई। ये जो आप देख रहे हो कोड, वेब सर्विस इज इट्स काइंड ऑफ रेस्ट क्लाइंट। रेस्ट क्लाइंट मैंने लिखा है जो कि गेट डेटा करके मेथड कॉल कर रहा है, कोई इन पॉइंट किसी एपीआई में है, किसी थर्ड पार्टी माइक्रो सर्विस में, और कहीं पे भी है, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, और वहां से मैं, और मुझे ये ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, वो इसका रिस्पॉन्स है वेदर एपीआई का। ओके। फिर मैं यहाँ पे इस सेकेंड एक्टिविटी में क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ जो हमें रिस्पॉन्स मिला उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। ये दूसरी एक्टिविटी होगी। और तीसरी एक्टिविटी में मैंने इंसर्ट क्वेरी लिखा है, और ये जो रिस्पॉन्स मुझे मिला उसको मैं अपने डेटाबेस टेबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो अगेन ये भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है। इसमें आपको अगर इसमें कोई चेंज आता है, जैसे रेस्ट टेम्पलेट की जगह आप फिन क्लाइंट यूज करना चाहते हो, या आप वेब क्लाइंट यूज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और ये जो स्टेटमेंट क्वेरी में अगर आपको कुछ चेंज आता है तो भी आपको इसी मेथड में आके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आपके पास बहुत सारे रीजंस है इस मेथड को चेंज करने के, जो कि नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। हमें एक ही काम देना चाहिए, एक मेथड को या एक क्लास को, एक स्पेसिफिक वर्क। अभी हम इसको रिफैक्टर करेंगे। ओके। तो इसके लिए मैंने एक न्यू वेदर क्लास बनाया हुआ है, ये क्लास। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो मैंने क्या किया है, जो ये तीन एक्टिविटीज यहाँ पे थी ना, इस एक्टिविटी वन टू थ्री, इसके लिए अलग तीन प्राइवेट मेथड्स बना लिए इसी क्लास में।
मैंने बनाया केवल एक ही है, मैं आपको जस्ट आपको दिखाने के लिए, बट एक्चुअली यहाँ पे तीन प्राइवेट मेथड्स हो गए और तीनों को मैं इस मेथड से कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेथड देना है। तो प्राइवेट इस ये क्लास में एक मेथड है लोड वेदर इंफॉर्मेशन, ये क्या कर रहा है, ये तीन प्राइवेट मेथड्स को कॉल कर रहा है। पहला मेथड है जो कि फेच वेदर डिटेल्स, पहला एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी, ओके। फिर दूसरा मेथड ये वैलिडेट वेदर डिटेल्स, ये मेथड जो होगा प्राइवेट मेथड जो कि वैलिडेट करेगा केवल, ये सेकेंड एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी। और तीसरा मेथड जो है वो परसिस्ट कर रहा है इस रिस्पॉन्स को कहाँ पे, डेटाबेस में। तो ये तीन मेथड है। ये जो चौथा मेथड है जिसमें मैं ये सारे मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो केवल ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है पूरे पूरे एक्टिविटी लो, मीन्स वेदर इंफॉर्मेशन को गेट करने में जितने एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, सारे एक्टिविटीज को ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। सो यही है आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। आप when you means आप जब इसको फॉलो करते हैं यू विल गेट डिफरेंट बेनिफिट्स, मीन्स आपका कोड क्लीन होगा, रीडेबल होगा, कोड को मेंटेन करना इजी होगा, है ना, और फ्लेक्सिबल होगा। सपोज इन फ्यूचर आप उसमें नए कंपोनेंट्स को ऐड करना चाहते हैं या नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो या कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी रिमूव करना चाहते हो, वो सारी एक्टिविटीज आपकी इजी हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फीचर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और भी जितने प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।